तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं और इस टॉपिक का नाम है हमारा व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें, तभी आपको ज़्यादा अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, यानी कि इंडिया को है फेडरल कंट्री क्या बनाता है, यानी फेडरल सिस्टम इंडिया में किस तरीके से लागू की गई है और उसके किन किन चीज़ों को इंडिया में फॉलो किया गया है इंडिया को मैनेज करने के लिए। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में, और पिछले वीडियो में भी, यानी कि इस चैप्टर के पिछले हिस्से में हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा था और हमने देखा था कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा आपको एक तरीके से डाइवर्सिटी है और उतनी सी डाइवर्सिटी में, क्योंकि बेल्जियम और श्रीलंका छोटे छोटे देश हैं, उतनी ही सी डाइवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पर फेस किए गए थे। और इसी के मुकाबले में अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है और यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, रिलीजन की बात करें या रीजन की बात करें, तो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका यूपी में रहने वाला कोई व्यक्ति है तो वो महाराष्ट्र के रहने वाले व्यक्ति से अलग है रीजन वाइज, तमिलनाडु में रहने वाले से अलग है, केरल में रहने वाले से अलग है। लैंग्वेज की बात करें तो यूपी में लैंग्वेज अलग यूज़ किया जाता है, महाराष्ट्र में अलग यूज़ किया जाता है, गुजरात में अलग यूज़ किया जाता है, तमिलनाडु में अलग यूज़ किया जाता है, कर्नाटक में अलग यूज़ किया जाता है। और उसी तरीके से रिलीजन की भी बात करें तो सोसाइटी में बहुत तरह के रिलीजन्स लोग फॉलो करते हैं। एक धर्म के भी अंदर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि अलग अलग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो आखिर इंडिया में किस तरीके का पावर शेयरिंग एग्रीमेंट फॉलो किया गया ताकि हमारा देश जो है उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो और इस डाइवर्सिटी को अच्छी तरह से मैनेज किया जा सके, इस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही वो एक तरीके का रेफरेंस है जो कि हमें पावर शेयरिंग के लिए एक सिस्टम प्रोवाइड कराता है जिसमें कि सभी लोग खुश रह सकें। तो देखिए, इंडिया जो है इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में आया, एक बहुत ही हम ख़राब कह सकते हैं दर्दनाक और खूनी पार्टीशन के बाद, जहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा जान भी गई थी पार्टीशन की वजह से। और आज़ादी के तुरंत बाद बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया कंट्री का पार्ट बन गए और एक देश का निर्माण हुआ जिसका नाम था इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये वर्ड हमारे काम का है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहता है, यानी कि इंडिया जो है वो कोई एक नेशन नहीं है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। नेशन भी है लेकिन वो अलग कंटेक्स्ट में। यहाँ पर अगर हम फेडरलिज्म की बात करें उस हिसाब से यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका मतलब कि एक कंट्री जो होगा, ये जो कंट्री है इंडिया, इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स होंगे जो कि एक साथ मिलकर काम करेंगे देश को चलाने का, जहाँ के लोग एक साथ मिलकर देश को चलाने का काम करेंगे। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन का सिस्टम, फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, वहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज़ किया गया है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का कंसेप्ट है उसको बनाया गया है, यूज़ किया गया है इस यूनियन ऑफ कंसेप्ट को बनाने के लिए। फेडरलिज्म का वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया गया, ये तो अब समझना पड़ेगा। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। तो देखिए, इस पिछले वीडियो में हमने जो 7 फीचर्स देखे थे फेडरलिज्म के, वहाँ पर हम चलते हैं और उसको फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। वी कैन सी दैट ऑल दिस फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, वहाँ पर जो हमने 7 फीचर्स की बात की थी फेडरलिज्म से रिलेटेड, वो सभी फीचर्स आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर अप्लाई होते हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से फेडरलिज्म को सपोर्ट करता है और फेडरलिज्म को फॉलो करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने शुरुआत में 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम प्रोवाइड किया था, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हो गया, या फिर जिसे कि हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे कंट्री को, हमारे नेशन को, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया को, सभी स्टेट्स के यूनियन को। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सभी रिप्रेजेंट करेंगे अपने लोकल रीजन को।
बाद में एक तीसरा लेयर भी जोड़ा गया है, तीसरा टायर भी जोड़ा गया फेडरलिज्म में, जिसे कि हम कहते हैं पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़। यानी कि जो आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, या फिर आपका जो आपके शहर में जो म्यूनिसिपैलिटी है, उसको भी इस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर लाया गया और उसको कानूनी मान्यता दी गई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उसे मान्यता दी गई। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन। तो देखिए जैसे दुनिया के दूसरे जो फेडरेशंस है, फेडरलिज्म जहाँ पर फॉलो किया जाता है, बिल्कुल उसी की तरह इंडिया में भी जो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, या फिर आपका लोकल गवर्नमेंट की बात करें, उनके पास अपने अधिकार होते हैं। कानून लगाने का अधिकार होता है, टैक्स लेने का अधिकार होता है, और उन सभी को वो बिना किसी रोक टोक के फॉलो कर सकते हैं। The Constitution clearly provided a three-fold distribution of legislative powers between the union government and the state government. Thus, it contains three lists. तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत ही क्लियरली ये प्रोवाइड किया है, क्लियरली बताया है कि आखिर जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से डिवाइड होंगे, और इसके लिए 3 लिस्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं। तो देखिए ये लिस्ट क्या है आखिर, तो देखिए लिस्ट को हम पढ़ेंगे थोड़ी बाद में। तो देखिए लिस्ट का ये जो लिस्ट है यहाँ पर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये इस तरीके के लिस्ट है। जैसे यूनियन लिस्ट जो है उसमें वैसे चीज़ें रखी गई हैं जिन पर जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी जो आपका नेशनल गवर्नमेंट है, वो कानून बना सकती है या फिर अपने बातों को मनवा सकती है। दूसरा आपका जो स्टेट लिस्ट है, वहाँ पर जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, आपका लोकल गवर्नमेंट है, वो कानून बना सकती है या फिर उस पर अपनी बात मनवा सकती है। और तीसरा जो है वो कंकरेंट लिस्ट, जहाँ पर जो आपका यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों कानून बना सकती है और दोनों अपनी बातें मनवा सकती है। लेकिन जब अगर दोनों कानून बनाएंगी, दोनों बात मनवाने की कोशिश करेंगी, तो इसमें जो आपका यूनियन गवर्नमेंट है उसकी बात को फॉलो किया जाएगा, उसकी बात को माना जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट के बात को काट दिया जाएगा। तो ये सिस्टम है, इस तरीके से हमारा काम चलता है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट वैसे टॉपिक्स को अपने पास रखता है, नेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स को, जैसे कि डिफेंस हो गया आपका, आपको सेना जितनी हो गई वो आपके देश के पास है, किसी राज्य के पास सेना नहीं है। आपका जैसे कि हथियार जितने भी हैं वो कंट्री के पास है, आपका किसी स्टेट के पास नहीं है। किस देश के साथ कैसा रिलेशन रखना है, फॉरेन अफेयर्स, वो आपका इंडिया का है, किसी स्टेट का नहीं है। उसके बाद आपका बैंकिंग सिस्टम हो गया, वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, आरबीआई के अंदर आता है। और कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गई, इकोनॉमी जो है वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमी के रूप में काम करती है। तो ये सभी चीज़ें जहाँ पर पूरे देश में एक ही रूल को फॉलो करवाना है, एक ही चीज़ को अप्लाई करवाना है पूरे कंट्री में, वो सभी चीज़ें आपके यूनियन लिस्ट के अंदर आती हैं। इसका दूसरा मीनिंग भी ये भी हुआ कि जिन बातों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी बातें मनवा सकती है या फिर उसको अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, वो सभी यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। They are included in this list because we need a uniform policy on this matter throughout the country। तो देखिए इन सभी टॉपिक्स को इस लिस्ट में इंक्लूड इसलिए किया गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे देश में, ऐसा नहीं कि एक स्टेट में एक जैसा हो, दूसरे स्टेट में दूसरे तरीके से काम हो, बल्कि पूरे देश में एक ही पॉलिसी इस एक टॉपिक के ऊपर अपनाई जाए। इसलिए जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये लिस्ट के टॉपिक्स होते हैं जिन पर वो अपने कानून बना सकती है। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। तो देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने मर्जी से इन टॉपिक्स के ऊपर कानून बना सकती है जो कि इस यूनियन लिस्ट के अंदर रखे गए हैं। तो मुझे लगता है कि आप यूनियन लिस्ट को समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं स्टेट लिस्ट की ओर। तो देखिए स्टेट लिस्ट तो बिल्कुल यूनियन लिस्ट जैसा ही है, और स्टेट लिस्ट में वैसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर जो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो कानून बना सकती है। तो इसके अंदर जनरली वैसे टॉपिक रखे जाते हैं जो कि लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं। लोकल इंपॉर्टेंस कहने का मतलब है कि आपके इलाके में अगर पानी की व्यवस्था नहीं है, जैसे कि सूखा है आपके इलाके में, तो सूखा को अगर
फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर तालाब खुदवाने का काम हो गया, नहर बनवाने का काम हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि वैसे टॉपिक्स जो कि आम आदमी लोगों से जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, वैसे टॉपिक्स आपके स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। जैसे कि आपका पुलिस हो गया, कि आपके इलाके का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, कानून व्यवस्था कैसी है, तो ये चीज़ जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। ट्रेड हो गया, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। कॉमर्स हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। ट्रेड और कॉमर्स का यहाँ मतलब ये हो गया कि आप जो खरीद बिक्री करते हैं, ये सभी चीज़ें एक राज्य से दूसरे राज्य, इस तरीके के ट्रेड। इकोनॉमी तो अलग चीज़ हो गई जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आती है। और यहाँ पर इरिगेशन भी आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो इन टॉपिक्स के ऊपर अपने कानून बना सकती है और फॉलो करवा सकती है अपने स्टेट के अंदर। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट ने कानून बना दिया तो उसको पूरे देश के ऊपर लागू किया जाएगा, नहीं। अगर किसी राज्य ने अपने स्टेट जो लिस्ट है उसके अंदर कानून कोई बनाया है तो वो कानून उसके राज्य में ही केवल लागू किया जाएगा और अप्लाई किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वैसा लिस्ट है जिसके अंदर दोनों जो है, दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। लेकिन जब दोनों अगर किसी टॉपिक के ऊपर कानून बनाएंगी जो कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर है, जो टॉपिक कंकरेंट लिस्ट के अंदर है उसके ऊपर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, तो यूनियन गवर्नमेंट के कानून को माना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के कानून को नहीं माना जाएगा। तो ये कंकरेंट लिस्ट का प्रोविज़न है। तो देखिए वैसे टॉपिक्स को कंकरेंट लिस्ट में रखा जाता है जिन्हें कि समझा जाता है कि वो देश हित के लिए भी ज़रूरी है और एक तरीके से लोकल इशू भी है। जैसे कि आप एजुकेशन को देख लें, तो एजुकेशन जो है वो कंट्री के लेवल पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टेट लेवल पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि आपको केंद्रीय विद्यालय भी देखने को मिलते हैं, आपको स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स भी देखने को मिलते हैं, आपको सीबीएसई भी है जो नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम लेती है, फिर आपके स्टेट बोर्ड्स भी है जो कि आपके स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम लेते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट जो देखिए वो भी जो है वो आपका सेंट्रल से भी रिलेटेड है और स्टेट से भी रिलेटेड है। ट्रेड यूनियंस हो गए, मैरिज हो गए, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, ये सभी टॉपिक्स इस तरीके के ये रखे गए हैं कंकरेंट लिस्ट में, जिन पर आपका स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो कि अभी मैंने आपको बताया था 2 मिनट पहले, कि अगर उन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों कानून अगर बनाते हैं और उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो वहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट का कानून है वो उसको फॉलो किया जाएगा, उसको माना जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट के कानून को नहीं माना जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका नियम है कंकरेंट लिस्ट का। व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी द 3 लिस्ट। तो देखिए अब यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना है कि जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं इन तीनों लिस्टों में वो पूरे कंप्लीट टॉपिक्स हैं, नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए हैं। तो उस तरीके के फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया। ये तो ऐसा नहीं है कि आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1947 1948 में तो उस समय में कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मौजूद था, नहीं। तो इस चीज़ के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इन तीनों जो लिस्ट है ये 3, इसके बाद जितने भी टॉपिक्स बचते हैं वो सभी आपके यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास पावर्स होंगे जितने भी आपके बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, यानी कि जितने टॉपिक्स बता दिए गए इन तीनों लिस्टों में, उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स बच जाते हैं, जितने भी आइटम्स बच जाते हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार होगा वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस पर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होगा। वी नोटेड अबव दैट द मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फाउंड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो देखिए हमने ये नोट किया कि जो ज़्यादातर फेडरेशंस हैं जो कि बनाए गए होल्डिंग टुगेदर सिस्टम के अनुसार, वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है यानी छोटे यूनिट जैसे स्टेट गवर्नमेंट है उनको इक्वल पावर एक तरीके से नहीं दिया जाता है। दस ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। तो देखिए इसी तरीके से इंडिया में
जितने भी आपकी स्टेट्स हैं इंडियन यूनियन में, उन सभी को इक्वल अधिकार नहीं दिए गए हैं, बराबर अधिकार नहीं दिए गए हैं। जैसे कि कुछ स्टेट जो है वो स्पेशल स्टेटस उन्हें मिला हुआ है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, बल्कि आपके जो दूसरे स्टेट्स हैं पूरे देश के, वहाँ पर किसी भी राज्य के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे वो फॉलो करती है और उसके ऊपर कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता है। मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट अप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। तो देखिए बहुत सारे जो प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अप्लाई नहीं होते हैं इस स्टेट में बिना स्टेट असेंबली के अप्रूवल के। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। तो देखिए जो परमानेंट रेसिडेंट इस स्टेट के नहीं हैं और इंडिया के किसी और दूसरे रीजन में रहते हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर में जाकर घर या फिर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर द सम अदर स्टेट्स एज वेल। तो इस बिल्कुल इसी तरीके के प्रोविज़न कुछ दूसरे स्टेट के लिए भी बनाए गए हैं, जिनको कि एक तरीके से स्पेशल पोजीशनिंग, स्पेशल पावर दिए गए हैं या फिर स्पेशल पोजीशन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर। वहीं दूसरे ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको बहुत ही कम पावर दिया गया है और एक तरीके से जनरल जितने भी पावर्स दिए गए हैं स्टेट्स को उससे भी कम दिया गया है। These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of existing states। तो देखिए बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मिला दिया जाए। जैसे कि आपके चंडीगढ़ हो गए, लक्षद्वीप हो गए, या फिर कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, या फिर आपका यूनियन दूसरे जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ये सभी स्टेट्स, ये सभी रीजन्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि ये इनको स्टेट्स बनाया जा सकता है या फिर इनको किसी और स्टेट के साथ मर्ज किया जा सकता है। नहीं, चंडीगढ़ को आप किसके साथ मर्ज करेंगे? हरियाणा के साथ या फिर पंजाब के साथ। लक्षद्वीप जो है उसे आप किसके साथ मर्ज करेंगे? या फिर दिल्ली को आप किसके साथ मर्ज करेंगे? तो इसलिए ये जो रीजन्स हैं ये स्टेट्स भी नहीं बन सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं, और ये जो हैं ये जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर रूल करती है डायरेक्टली, और इन्हें कहा जाता है यूनियन टेरिटरीज़। दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव पावर ऑफ ए स्टेट। तो ये जो टेरिटरीज होते हैं इनके पास स्टेट का पावर नहीं होता, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास स्पेशल पावर होता है इन एरियाज़ को रन करने का, यानी इन एरियाज़ को किस तरीके से रूल करना है या फिर किस तरीके से चलाना है, इसका अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये जो सिस्टम है पावर शेयरिंग का इस यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फंडामेंटल रूल है। इट इज़ नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ऐसा नहीं है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के लिए जो आपका स्टेट है वो एक तरीके से आसानी से कोई चेंजेस करने पाए। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। तो देखिए पार्लियामेंट जो है वो अपनी मर्जी से इस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकती है, और इस तरीके के चेंज को अप्लाई करने के लिए या फिर फॉलो करने के लिए इसे पास करना होगा पहले जितने भी दोनों पार्लियामेंट से, यानी दोनों हाउसेस से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से विथ 2/3 मेजोरिटी से, यानी कि करीब 66% वोट से, और इसके बाद टोटल स्टेट्स जितने हैं उनमें से आधे से ज़्यादा राज्यों द्वारा इसे पास करना होगा। फॉर एग्जांपल आप देख ले, अभी जीएसटी कानून लागू किया गया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्स कलेक्शन का अधिकार है उसको चेंज करता था। तो इसलिए चेंज करने के लिए सबसे पहले तो दोनों पार्लियामेंट से पास किया गया 2/3 मेजोरिटी से, और उसके बाद फिर जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट से पास किया गया, तभी जाकर इस सिस्टम को लागू किया जा सका, जीएसटी को लागू किया जा सका। तो आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले ही हुआ था, और करीब 16 to 17 स्टेट्स ने इस पर हामी भरी थी पास करने के लिए, जिसके बाद सभी स्टेट्स को कानून बनाना पड़ा था जीएसटी को लागू करने के लिए। और ये एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये अभी तुरंत ही हुआ है और आपके दिमाग में ये ताज़ा भी होगा कि किस तरीके से जीएसटी लागू की गई थी, कई परेशानियां भी आई थी। द जुडिशरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। तो देखिए जो जुडिशरी होती है, यानी जो आपके
जजेस होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस है और प्रोसीजर्स हैं उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या फिर नहीं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक द डिसीजन। तो अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट होता है डिवीजन ऑफ पावर को लेकर, तो जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन लेती है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them। तो देखिए यूनियन गवर्नमेंट जो और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके पास पावर होता है कि वो अपने रिसोर्सेज जमा करें, ताकि रिसोर्सेज जमा करें टैक्स लेकर, और ताकि वो गवर्नमेंट के जो जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरे कर सके। और इसलिए उनके पास टैक्स लगाने का या फिर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार होता है, और कितना वो किस चीज़ के ऊपर टैक्स लेंगे ये उनका एक तरीके से अधिकार होता है। तो जैसे आप पहले देखते होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास वैट लगाने का अधिकार होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी CST लगाती थी। इस तरीके से बहुत सारे टैक्स आपके लगाए जाते थे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो ये इसलिए होता था क्योंकि जो स्टेट है और जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहे, और आप इनकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो बनी रहे।